हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और जून की छुट्टियों के मज़े उठा रहे होंगे। नहीं, कोई बात नहीं। पता है कल क्या हुआ? कल मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, ठीक है, और उसने मुझसे पूछा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं बाहर। तो मैंने कहा यार मेरा प्रोग्राम तो वेरी करता है। वेरी करता है, उसने बोला क्या मतलब? वेरी मतलब? मैंने बोला वेरी मतलब मेरा प्रोग्राम चेंज हो सकता है, मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं। अगर मेरे घर में गेस्ट नहीं आए तो मैं चल सकती हूँ, और अगर मेरे घर में गेस्ट आ गए तो मैं नहीं आने वाली। ठीक है? उसने बोला ठीक है। तो अब उसने एक नया वर्ड सीखा कल। क्या? वेरी। अच्छा, ये VER वाला वेरी नहीं है, ये VAR वाला वेरी है। ठीक है? VAR वाला वेरी का मतलब होता है दैट कैन चेंज। ठीक है? क्या? दैट कैन चेंज। आप भी ये वर्ड सीख लो, दैट कैन वेरी। पता है आपको, इसी वर्ड से हमारा जो वर्ड है वो बना है वेरिएबल। वेरिएबल वर्ड जो है वो हमारा इसी वर्ड से बना है। किससे? वेरी वर्ड से। तो वेरी से बना वेरिएबल, यानी कि वेरी मतलब दैट कैन चेंज। तो जो चेंज करने के एबल है, यानी कि जो चेंज हो सकता है, वही वेरिएबल है हमारा मैथ्स के अंदर। तो अब वेरिएबल, अब इसका उल्टा जो चेंज नहीं हो सकता। तो जो चेंज नहीं हो सकता इसका मतलब वो फिक्स्ड है। तो अगर कोई चीज फिक्स्ड है, तो आपने ये सुना है कि हम बोलते हैं कि देखना वो कार कॉन्स्टेंटली वहीं खड़ी हुई है। ठीक है? वो सामान कॉन्स्टेंटली वही है। तो कॉन्स्टेंटली मतलब फिक्स तरीके से वही है, और कहीं तो मूव नहीं कर सकता, और कहीं अपने आप जा नहीं सकता। तो कॉन्स्टेंटली यानी कांस्टेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आया वो आया कांस्टेंट। ठीक है? कांस्टेंट का मतलब होता है दैट इज फिक्स्ड, यानी कि क्या चीज जो चेंज नहीं हो सकती, दैट इज फिक्स्ड और दैट कैन नॉट चेंज, वही होता है हमारा कांस्टेंट। तो अब हमारे मैथ्स में बताओ कि कांस्टेंट क्या है? सही जवाब, हमारे नंबर्स कांस्टेंट है। हमारे जितने भी नंबर्स हैं, 1 2 7, कुछ भी, कोई भी नंबर, वो हमारा फिक्स्ड है। तो अब अगर नंबर्स फिक्स्ड हैं तो चेंज क्या हो सकता है? अब कुछ नाम तो देना पड़ेगा, है ना? तो अब हमने सहारा लिया किसका? अल्फाबेट्स का। किसका सहारा ले लिया हमने? अल्फाबेट्स का। तो जो भी अल्फाबेट्स XYZ PQRABC, कोई भी अल्फाबेट जो कि हम लिखते हैं वही होता है हमारा वेरिएबल। अब भाई वेरिएबल और कांस्टेंट्स का हमें करना क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट्स जब मिलते हैं आपस में, और मिलने के साथ साथ कैसे मिलते हैं? हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस बताए थे मैंने, कितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं? 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है हमारा, तब हमारा जो निकल के आता है उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। और कैसा एक्सप्रेशन कहते हैं? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या मतलब? ये मतलब मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया x के साथ, तो ये 2x बन गया। फिर इसमें मैंने प्लस कर दिया x इंटू एक्स। अब कोई भी नंबर जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो पावर होता है, तो एक्स स्क्वायर, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में पढ़ा है हमने। ठीक है? तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7y, ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में मेरे पास 3 चीजें हैं, है ना? 1 2 3, तीनों आपस में प्लस हो रही है। यहाँ पे प्लस लिखा है, माइनस भी हो सकता है। 2 को मल्टीप्लाई किया x के साथ, x को मल्टीप्लाई किया x के साथ, 7 को मल्टीप्लाई किया y के साथ, तीनों को आपस में प्लस कर दिया। अब ये एक चीज प्लस करी, ये दूसरी चीज प्लस करी, ये तीसरी चीज प्लस करी, है ना? तो इनका क्या? तो ये जो 1 2 और 3, ये जो 3 हमने लिए, इनको हमने नाम दिया टर्म्स का। क्या नाम दिया? टर्म्स।
तो ये है हमारी टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। यानी कि एक जो होता है जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को या वेरिएबल और वेरिएबल को या सिर्फ कांस्टेंट को, यहाँ पे +6 भी हो सकता है, तो खाली 6 भी हमारा क्या हो सकता है, टर्म हो सकता है। तो अब हमारे जो टर्म है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कैसा, जो हमारा टर्म है वो 3 तरीके से हो सकता है। उसमें या तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, सेकंड हमारा वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल हो सकता है, और तीसरा सिर्फ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो सकता है। यानी कि सिर्फ कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट इज कांस्टेंट आने वाला है, ठीक है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल और कांस्टेंट मल्टीप्लाई कांस्टेंट, ये 3 टाइप का हमारा टर्म हो सकता है। जैसा कि अभी हमने देखा, मैंने लिखा था 2x + x² + 7y + 6, ठीक है। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल फर्स्ट टाइप, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, 2 3 जा या 6 1 जा, जो भी हम यहाँ पे लिखें। तो ये होते हैं हमारे टर्म्स। अब टर्म्स समझ में आ गया है ना, हमारा वेरिएबल समझ में आ गया, हमारा कांस्टेंट समझ में आ गया, ठीक। यहीं से अब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में ही हमारा क्या बन जाते हैं, हमारे आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या आ जाते हैं, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स जो हैं ये हमारा 2 वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से 2 वर्ड, पहला है पॉली और दूसरा है नोमियल्स, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, अब बहुत सारी मतलब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंगुलर प्लूरल, तो 1 तो सिंगुलर होता है, उसके अलावा अगर 2 भी है, 3 है, 4 है, जितने भी आते हैं वो किसमें केस में आ जाते हैं, मेनी के केस में आ जाते हैं। तो मेनी टर्म्स यानी कि वो सारे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें बहुत सारी टर्म्स आ रही हैं, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आ रही हैं, वही बन जाता है हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मतलब ज्यादा टर्म्स, हाँ, पॉलिनोमियल मीन्स ज्यादा टर्म्स। तो एक सिंगल टर्म को क्या बोलेंगे, चलो देखते हैं। तो अब हमारा नाम आया क्या, मोनोमियल। क्या नाम आया, मोनोमियल। तो मोनो मीन्स होता है यहाँ पे 1 और मियल का मतलब अगेन टर्म्स, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन गया, 1 टर्म। यानी कि ऐसे सारे एक्सप्रेशंस जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, चाहे वो खाली कांस्टेंट नंबर है या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है या सिर्फ वेरिएबल है या वेरिएबल इनटू वेरिएबल है, ऐसा जो भी हमारा सिंगल टर्म है उसको हम कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। अब हमने 2 और 3 वाले को भी नाम दिया है, 2 वाले को हम कहते हैं बायनोमियल, ठीक है, बायनोमियल। तो बाय मीन्स होता है 2 और नोमियल मीन्स अगेन टर्म्स, तो जिसमें हमारी होती हैं 2 टर्म्स उसको हम कहते हैं बाइनोमियल, ठीक। यानी कि 2x + y, मैम आप बार बार 2x ले रहे हो, अरे चेंज कर लो भाई, 2x की जगह 7x कर लो, 7 भी मत लो, 7 भी बार बार ले लिया, 5x ले लो, ठीक है, खुश रहना चाहिए तुम्हें। तो 5x + y 2 टर्म्स, 6x² - z 2 टर्म्स। तो ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होती हैं उनको हम बोलते हैं बायनोमियल। तीसरा हमारा आ जाता है ट्राइनोमियल। अब ट्राई हमें पता है, ट्राइंगल में भी हमने पढ़ा है ना, जिसमें 3 साइड्स होती हैं उसको ट्राइंगल बोलते हैं। तो ट्राई मीन्स 3 एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो ऐसे वाले जो हमारे हैं जिसमें कि 3 टर्म्स होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आ गई, 3a + b + 6c, ठीक, 3 टर्म्स आ गई। माइनस ले लो, मैम आप तो माइनस नहीं ले रहे भाई, माइनस ले लो, ठीक है।
क्या इसमें अलग अलग टर्म, अलग अलग वेरिएबल मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। 4xy प्लस, अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लिख दूं यहाँ पे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो भी मेरा ट्राइनोमियल है। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab, ये मेरा ट्राइनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स आ रहे हैं। समझ में आई बात? a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो भी एक ट्राइनोमियल है। तो जिसमें भी 3 टर्म्स आ रहे हैं वो हमारा ट्राइनोमियल हो जाता है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल समझ में आ गया। अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये सारे पॉलिनोमियल है। मोनोमियल को जनरली पॉलिनोमियल की कैटेगरी से बाहर रखते हैं, रीजन कि उसमें सिंगल टर्म है। बाकी के हमारे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या उससे ज्यादा जितने भी हमारे टर्म्स के साथ आ जाते हैं, 4, 5, 6 जितने भी टर्म्स के हमारे हैं, वो सारे के सारे कहलाते हैं पॉलिनोमियल। ये सब पॉलिनोमियल्स है जिसमें कि बहुत सारी टर्म्स हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझ में आया होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, और हमारा जो टर्म्स हैं वो क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक, अब बारी आती है हमारी किस चीज की, चलो एक क्वेश्चन की बारी आती है। ठीक है, किसकी बारी आती है? क्वेश्चन की। तो मैं आपसे क्वेश्चन से पहले मेरे को ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल्स जो हैं वो यूज कहाँ हो रहे हैं? पॉलिनोमियल्स बहुत सारी जगह यूज होते हैं, आप जाने अनजाने जो है वो पॉलिनोमियल को यूज करते हो और आपको पता भी नहीं चलता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक, एक राम था, राम जो है वो मार्केट गया और वहां पे उसने 4 किलो आलू लिए, 2 किलो टमाटर लिए, 1 किलो भिंडी ले ली। ठीक, अब ये बताओ उसको सब्जी वाले को कितने पैसे देने हैं? पहले कॉस्ट तो बता दो मैम। अरे भाई कॉस्ट भी बता देते हैं, मान लो कुछ भी कॉस्ट मान लो। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पोटैटो थे यानी आलू, वो 40 रुपए किलो थे, ₹40 पर केजी। जो आपके टमेटोज थे वो आपके थे 50, और जो आपकी लेडी फिंगर थी यानी कि भिंडी, अच्छा लेडी फिंगर को ओकरा भी बोल सकती हूँ मैं, तो कहीं ओकरा लिखा दिखो तो परेशान मत हो जाना, भिंडी को ही ओकरा बोलते हैं भाई। तो ये भी मान लो 40 या 30, मान लो 30 रुपीज केजी था। अब उसने आलू कितने लिए थे? 4 किलो। ये टमेटो कितना लिया था? 2 किलो। भिंडी कितनी ली थी? 1 किलो, है ना? तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ पोटैटो को x बोलूं, या मैं ये जितने आप ले रहे हो इसको अगर मैं x बोलूं, तो 40 इंटू एक्स प्लस 50 इंटू वाई प्लस 30 इंटू जेड, इतने ही तो पैसे देने पड़ेंगे उसको। तो 40 इंटू 4, कितने केजी उसने लिया? तो जितना केजी परचेज हो रहा है वो हमारा x है, जितना केजी टमाटो परचेज हो रहा है वो y है, जितना केजी लेडी फिंगर परचेज हो रहा है वो z है। तो 50 इंटू 2 प्लस 30 इंटू 1 यानी कि 160 प्लस 100 प्लस 30 कितना हो गया? 490 रुपीज हो गए हैं। 490, अरे मैम ये क्या लिख दिया आपने? अरे नहीं नहीं भाई 490 नहीं हुए, बताओ बताओ सही आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ 290 रुपीज। तो 290 रुपीज उसको आपको उसको देने पड़ेंगे। आपको नहीं, राम को देने पड़ेंगे। राम गया था ना लेने, हाँ राम गया था, तो राम को देने पड़ेंगे। अब राम ने इतने रुपए दिए, उसने तो माइंड में कैलकुलेशन कर ली भाई, 4 किलो आलू लिए थे मैंने, 160 के हो गए, 2 किलो ली थी 100 रुपए की हो गई, 260 हो गए, और 30 लिया था तो 290 हो गए। ये आपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, पॉलिनोमियल का यूज कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। इसी तरह के शॉपिंग में या घर में या कोई भी मटेरियल लाना हो, अलग अलग जगहों पे इस तरह का इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आप पॉलिनोमियल का यूज कर रहे हो।
कई बहुत बड़ी जगहों पे भी इसका यूज होता है जहाँ पे कि आप नहीं यूज करते लेकिन कुछ स्पेसिफिक पर्सन यूज करते हैं। जैसे कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जब बनता है तो वहां पे कुछ चीजों का पर्टिकुलर मेजरमेंट्स चाहिए होती है या कुछ चाहिए होता है, तो वहां पे भी पॉलिनोमियल्स का यूज होता है। बट दैट इज नॉट फॉर यू। ये मैंने आपको बताया एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जहाँ पे कि आप इसको यूज कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि आपने पॉलिनोमियल यूज कर लिया। ठीक, अब ये हो गई पॉलिनोमियल के यूज की बात। पॉलिनोमियल के यूज के बाद अब मेरे को बताओ, एक स्टोरी बताती हूँ छोटी सी, मतलब स्टोरी कह लो, रिडल कह लो, कुछ भी कह लो। मैं आपको बोलती हूँ, एप्पल रखा था एक जगह पे और एक जगह पे मैंगो रखा था। ठीक है, तो एप्पल जो था, मैंगो ने बोला कि मेरी फैमिली में ऐड हो जाओ। तो एप्पल ने बोला कि भाई मैं एप्पल हूं, तुम मैंगो हो, मैं तुम्हारी फैमिली में कैसे ऐड हो जाऊं। ठीक है, तो एप्पल एक दिन मैंगो के घर गया, उनकी किसी बात पे लड़ाई हो गई। तो मैंगो ने बोला जाओ जाओ मेरे घर से निकल जाओ। बोला भाई तुम्हारा ही घर है, मैं तुम्हारे घर पे रहने थोड़ी आया हूं, निकल निकल भी जाऊंगा, मैं यहाँ पे कैसे रहूंगा, मैं तो अपनी फैमिली में रहूंगा, हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या है, एप्पल जो है वो अपनी ही फैमिली में रहेगा, मैंगो जो है वो मैंगो की फैमिली में रहेगा। अगर आप शॉपकीपर के पास लेने जाओगे मैंगो और वो आपको एप्पल दे, उसमें कहे कि नहीं भाई 1 किलो मैंगो देता हूँ, उसमें 1 किलो एप्पल डाल देता हूँ, आप ले लोगे? नहीं लोगे ना, क्योंकि आप मैंगो लेने गए थे। सिमिलरली अगर कोई एप्पल लेने गया होगा तो वो एप्पल ही लेगा, मैंगो थोड़ी ले लेगा। तो अब मैम ये फालतू के एप्पल मैंगो क्यों समझाई जा रही है? मैम ये फालतू का एप्पल मैंगो इसलिए समझा रही है क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 40 रुपीज का पोटैटो था, 50 रुपीज का टमेटो था, 30 रुपीज की लेडी फिंगर थी। तो क्या आप लेडी फिंगर की जगह 40 रुपीज दे आओगे या पोटैटो को लेडी फिंगर के रेट में ले आओगे? नहीं ना, जो जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो उसी फैमिली में रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरा जो पॉलिनोमियल में जो टर्म्स हैं, अभी तक हमें ना बहुत डर लगता है, हमको ऐसा लगता है कि भाई ये एक्स वाई जेड ये क्या बला आ गई, हमें तो समझ नहीं आ रही। भाई इसमें कुछ नहीं है, इनको समझो कि भाई ये तो कोई भी आपकी जो पसंद की चीज हो, चाहे वो टॉयज हो उनका नाम रख दो, चाहे वो खाने की चीज हो उनका नाम रख दो, या आपके जो भी आपका फेवरेट आइटम है, फेवरेट कार्टून है, जो भी चीज है उनका नाम रख के उनको सॉल्व करो, देखो कि कितना मजा आएगा और आपको समझ में भी आएगा। तो कहने का मतलब क्या था, मेरे को आपको समझाना था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मैंने एडिशन की स्पेलिंग गलत लिख दी, नहीं सही कर दी मैंने। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मुझे समझाना था आपको। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कहने का मतलब है कि सेम वेरिएबल जो है वो सेम वेरिएबल से ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, वो डिफरेंट वेरिएबल से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अगर उनके बीच में प्लस माइनस लिखा है तो वो प्लस माइनस लिखा रहेगा, उनमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। कैलकुलेशन होगी तो किस में होगी? उनके सेम टाइप के वेरिएबल्स में होगी। एग्जाम्पल ले लो कि मेरा 7xy माइनस 2x था, इसमें मुझे प्लस करना था 4x प्लस 3xy। ठीक है, ये मुझे प्लस करना था इसके अंदर। तो अब मैं xy में xy को ही प्लस या माइनस कर सकती हूँ, x में x को ही प्लस माइनस कर सकती हूँ। अब क्या x और x नहीं समझ आ रहा मैम? ऐसे समझो, ये जो xy है ना, ये है आपका, क्या नाम दूं? एप्पल मैंगो पढ़ रहे थे वही दे दूं? चलो, ये है आपका मैंगो, ठीक है, और जो x है ये है आपका एप्पल। तो 7 एप्पल प्लस 3 एप्पल, सॉरी 7 मैंगो प्लस 3 मैंगो, तो कितने मैंगो हुए आपके पास? 10 मैंगो। तो ये हो गए हमारे 10 मैंगो। अब मैंगो क्या था? XY था, तो ये हो गया मेरा 10XY। 2 एप्पल दे दिए थे और 2 एप्पल का आपने किसी को दिए थे और 4 एप्पल आप लेकर आए थे, तो 4 एप्पल उसमें हुए, तो आपके पास कितने बचे? 2। तो प्लस
2, एप्पल एप्पल क्या था x, हो गया हमारा सॉल्व। तो x और y को समझो कि भाई जो सेम चीज है वो सेम में प्लस या माइनस होगी, और प्लस माइनस आप जो सॉल्व करोगे वो किस में कर सकते हो, नंबर्स में कर सकते हो। तो उसको नहीं कुछ छेड़ना, हमें x y x को कुछ नहीं छेड़ना, हमें क्या करना है, हमें जो उसके आगे नंबर्स दिए हैं सिर्फ उनके साथ कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, अब ये जो नंबर दिए हैं, किसी वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है क्या इसका कोई नाम होता है? हाँ होता है। जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट, हम इसको नाम देते हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है। ठीक है, तो ये हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आपको प्लस, मैंने इसमें देखो माइनस भी किया है, 4x माइनस 2x और 7x y प्लस 3x y। तो प्लस हो या माइनस हो दोनों सेम टाइप के नंबर में होगा। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? 3a² b प्लस 4ab स्क्वायर। अब देखो सेम सेम लग रहा है लेकिन वो देखना, ये a का स्क्वायर b है और ये ab का स्क्वायर है, तो अलग अलग टर्म्स है। ठीक, प्लस 9ab स्क्वायर, ये आपको प्लस करना है। ये दो टर्म, ये पहला था हमारा, ये दूसरा है, इसमें प्लस करना है। अब a² b तो यहाँ कुछ है नहीं, तो a² b कुछ नहीं है, तो हमारा क्या होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा 3a² b। 4 और 9 क्योंकि इन दोनों का सेम है, तो 4 और 9, 4 प्लस 9 13, तो प्लस 13 ab स्क्वायर। ये पेंसिल थी, ये इरेजर थी, तो 3 पेंसिल थी और कोई पेंसिल आई नहीं, तो 3 की 3 पेंसिल रही, 4 इरेजर और 9 इरेजर और आ गई, तो 4 प्लस 9 13 इरेजर हो गई। जब ab स्क्वायर, जब डर लगे तो इनको कोई नाम दे दो कि भैया तुम तो ये हो। अब इसको हम नहीं देखेंगे, हम तो नंबर को देखेंगे, 4 इरेजर 3 पेंसिल, हमारा काम हो गया है ना। अगर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे a² b और 4ab² था, अलग अलग टर्म्स थी, हमने इनको कुछ नहीं आपस में प्लस किया ना इसको माइनस किया। तो जब भी हमारे जो वेरिएबल्स हैं जब ये अलग अलग होते हैं तो इनमें कोई प्लस माइनस नहीं होगा, ये आपस में अलग अलग ही रहने वाले हैं। किसमें होगा? जब सेम टाइप मिलेगी हमको। समझ में आई बात? ठीक, आज की क्लास में एक चीज और पढ़ेंगे हम, क्या? आज की क्लास में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना। अब पॉलिनोमियल हमारे अलग अलग तरीके होते हैं। अभी जो मैंने पॉलिनोमियल किया इसमें हम अलग अलग वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं। मान लो कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि एक ही वेरिएबल में हो रहा है हमारा, ठीक है। तो अब हमारा पॉलिनोमियल है फॉर एग्जांपल x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक। ये हमारा पॉलिनोमियल है किसमें? x की टर्म्स में, सिर्फ x वेरिएबल है। मुझे इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, किसके लिए? किसी पर्टिकुलर x के लिए, फॉर x इज इक्वल्स टू 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो जब मुझे इसकी वैल्यू फॉर x इज इक्वल्स टू 3 निकालनी है तो क्या करूंगी मैं इस पॉलिनोमियल में, जिसको मैं px का नाम अगर देती हूँ, पॉलिनोमियल फॉर वेरिएबल x, पॉलिनोमियल फॉर वेरिएबल x। आप p की जगह कोई और अल्फाबेट भी ले सकते हो, बट कैपिटल में लेना, और ब्रैकेट में वो वेरिएबल डालना जो कि पॉलिनोमियल में यूज हुआ है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू 3 लिखने वाले हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 यानी कि तो p3 हम सॉल्व करने वाले हैं, px इज इक्वल्स टू 3 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो px इज इक्वल्स टू 3 क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, यानी कि जहां पे भी x है वहां पे 3 लिख दो, प्लस 1। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 1, ये हो गया हमारा 16। तो हमारा px इज इक्वल्स टू 3 की वैल्यू आ गई 16। तो जहां पे भी आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू सॉल्व करनी है तो वहां पे जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू से आप पुट करो, जहां जहां पे वो वेरिएबल है उसकी जगह पे वो पर्टिकुलर वैल्यू पुट करो और इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वेरिएबल्स, टर्म्स, कोएफिशिएंट्स, ये सारी चीजें पढ़ी हैं और आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज डू कमेंट। मैं बार बार कह रही हूँ आपको कि आप कमेंट करो और कमेंट करके क्वेश्चंस को पूछो। हमें कभी भी क्वेश्चन पूछने से घबराना नहीं चाहिए।
जब हम डर की वजह से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो हमारी लर्निंग नहीं होती है। और हम यहाँ क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, हम यहाँ पे लर्निंग करने आए हैं। तो अपने डाउट्स पूछो, अपनी लर्निंग को इनहेंस करो, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करो और मैथ्स मैडम देखते रहो। सो प्लीज support, like, share, subscribe as much as possible and take care.